हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमें स्टार्ट करने हैं क्लास नंबर 22 है। यूपी पुलिस की हम क्लास लेकर चल रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, है ना। ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली, इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की, है ना। देखो हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री होता है, देखो इतिहास क्या होता है कि भाई इतिहास ये होता है कि जब हम प्राचीन चीज़ों के अध्ययन करते हैं कि भाई जो पुरानी चीज़ें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उनको स्टडी करना ही क्या कहलाता है, आपका हिस्ट्री कहलाता है। कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब की स्टडी करना, उन सब का बारे में जानना, सब कुछ क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है ना। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इसी इतिहास को आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। देखो भारत के इतिहास को सबसे पहले हिस्ट्री को हम दो भागों में बांटेंगे कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे सबसे पहले भारत का इतिहास, फिर हम पढ़ने वाले हैं विश्व का इतिहास। भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, फिर हम जाएंगे मिडवल हिस्ट्री पर, और फिर हम जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर, है ना। और हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके पेपर में यूपी पुलिस में आपके 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे और जो मैं आपकी 10-12 क्लासेस कराऊंगा हिस्ट्री की वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी, है ना। चलो स्टार्ट करेंगे भैया। जैसे आपको पता ही है कि आपने अगर 21वीं वीडियो है, 21 या 22वीं वीडियो है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाओ प्लेलिस्ट से सीक्वेंस से देखना स्टार्ट करो, है ना, जिससे आपको समझ में आएगा। नोट्स बनाकर चलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम हिस्ट्री के बारे में। देखो पहले हिस्ट्री में हम देखेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनिशिएंट हिस्ट्री में जानने के पहले कि हमें इतिहास के प्राचीन चीज़ों के बारे में कैसे कैसे पता चलता है। तो देखो प्राचीन चीज़ों के बारे में हमें क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें आपका पता चला कि भैया ये चीज़ें थी आपकी। तो भैया देखो अगर हम देखेंगे सबसे पहले कि प्राचीन चीज़ों के बारे में किससे पता चला, तो जो हमारे रिलीजियंस हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे वेद वगैरह हैं, इनसे पता चला। उसके बाद जो पुस्तकें लिखी गई, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट लिखी गई, जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, मेगास्थनीज ने क्या लिखी, इंडिका लिखी, तो इनसे पता चला। और जो विदेशी यात्री भारत में घूमने आए उनसे हमें पता चला प्राचीन चीज़ों के बारे में। उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें मिली, पुरानी चीज़ें मिली। कहीं से कोई मूर्ति मिल जाती है, कहीं से कुछ सांस मिल जाता है, जैसे आपको देख रहे होंगे चिन्ह मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें, प्राचीन चीज़ों के बारे में, अपनी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पता चलता है ना। तो इन्हीं चीज़ों को सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी वेदों के बारे में। किसको पढ़ेंगे, वेदों के बारे में। चलो भाई अब देखो सबसे पहले हम देखें कौन कौन सी बुक हैं जो रिलीजियंस बुक हैं, है ना, कि भाई कौन कौन सी बुक हैं रिलीजियंस बुक हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, कितने उपनिषद हैं वो पढ़ेंगे, स्मृति साहित्य के बारे में जानेंगे, ठीक है, धर्मसूत्र के बारे में, अरण्यक के बारे में, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। ये हम धार्मिक रिलीजन्स के बारे में जानेंगे, जो जो किताब हैं जो हमें प्राचीन चीज़ों के बारे में बताती हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट किस किसने लिखी, जैसे अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो भैया अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। जैसे आपको याद रखना है कि रजत तरंगिणी किसने लिखी है, तो भैया रजत तरंगिणी लिखी है कल्हड़ ने। किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है रजत तरंगिणी। अगर कोई आपसे पूछे चचनामा किसने लिखी है, तो चचनामा लिखी है अली अहमद ने। चचनामा किसने लिखी है, अली अहमद ने लिखी है चचनामा। अगर कोई आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है, तो अष्टाध्यायी लिखी है पारणी ने। किसने लिखी है, पारणी ने लिखी है। और अगर कोई आपसे पूछे कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है, तो झट आंसर दोगे, पतंजलि ने लिखी है, ठीक है। और ये गार्गी संहिता कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भैया अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, रजत तरंगिणी कल्हड़ ने, चचनामा अली अहमद ने, पारणी ने अष्टाध्यायी और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, किससे, हिस्टोरिकल बुकों से, रिलीजियन स्क्रिप्ट से। चलो भैया आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेदों के बारे में कि भाई वेद होते क्या हैं, है ना। अब देखो वेदों के बारे में अगर मैं जानूंगा तो वेदों के बारे में आपको क्या जानना है कि भैया वेद कितने हैं। देखो अगर मैं बात करूं तो शुरू में जो थे आपके वेद जो थे आपके 3 वेद थे। कितने वेद थे, 3 वेद थे। एक था ऋग्वेद, एक था सामवेद, एक था यजुर्वेद।
लेकिन चौथा वेद आपको बाद में जोड़ा गया जिसका नाम था अथर्ववेद। तो इस समय जो है वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और आपका अथर्ववेद है ना। कितने वेद हैं? 4। अब बात ये आती है कि भैया वेद के बारे में, वेदों को लिखा किसने है? तो वेदों को लिखा है वेद व्यास ने। किसने लिखा है? वेदों को, वेदों का संकलन किया है किसने किया है? तो वो किया है आपका वेद व्यास ने। और वेद कितने हैं? तो आपके 4 वेद हैं, है ना। अब बात करते हैं सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो भैया सबसे बड़ा वेद भी आपका ऋग्वेद है और सबसे पुराना वेद भी कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। अब देखो ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में हुआ है मंत्रों का उच्चारण। किसका? भाई ऋग्वेद में आपका मंत्रों का उच्चारण हुआ है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,580, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 10,580 क्या है? मंत्र हैं। 10,580 क्या है? मंत्र हैं। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है किसका हुआ है? इंद्र का। इंद्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसलिए इंद्र से आपको याद रखना है कि वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। उसके बाद अग्नि का 200 बार प्रयोग हुआ ऋग्वेद में। और जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ लेता है उसे बोलते हैं होतु। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? आपका होतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होतु कहा जाता है। और विश्वामित्र ने कौन सा मंत्र लिखा है? गायत्री मंत्र लिखा है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में की गई है? तो झट आंसर दोगे ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। मंत्रों का उच्चारण सबसे ज्यादा किसमें है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएं हैं? तो भैया 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता का प्रयोग हुआ है? इंद्र का, जो वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता था। उसके बाद अग्नि का। ऋग्वेद पढ़ने वाले ज्ञानी को होतु कहते हैं। और गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? ऋग्वेद में है। और थोड़ी सी चीज आपको और जाननी है कि ऋग्वेद का जो मंडल है आपका, कौन सा मंडल? ऋग्वेद का 8वां मंडल जो है ये हस्त लिखित ऋचाओं का वर्णन है, मतलब हैंड रिटन है, ठीक है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। कौन सा मंडल सोम देवताओं को समर्पित है? तो ऋग्वेद का आपका 9वां मंडल जो है वो आपका सोम देवताओं को समर्पित है। और ऋग्वेद का अगर बात करें दूसरा व 7वां जो मंडल है वो सबसे पुराना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे पुराना है? दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है ऋग्वेद में, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे सामवेद की। अब देखो सामवेद की जब मैं बात करूंगा तो सामवेद में क्या है? संगीत का उच्चारण हुआ है किसमें? आपका सामवेद में। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो आप झट बोलोगे सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद का जो ज्ञानी होता है, रीडर होता है, उसे उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। और सामवेद में अगर देखेंगे भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं तो वो सारे गामा पा धा नी सा वो आपके सामवेद से ही लिए गए हैं। सामवेद में क्या है भैया? मंत्रों का उच्चारण आपका ऋग्वेद में है। संगीत से कौन सा वेद संबंधित है? सामवेद। अब हम पूछे यजुर्वेद। अब देखो यजुर्वेद में क्या होता था? यजुर्वेद में कर्म कांड की चर्चा है। कोई कर्म करता था तो वैसा ही कांड वगैरह आपका। तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? तो यजुर्वेद में आपकी चर्चा है कर्म कांड की। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? कर्म कांड की है। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को, रीडर को क्या बोलते हैं? अघायु। क्या कहा जाता है? अघायु कहा जाता है। और ये ऐसा एक इकलौता वेद है जिसमें गद्य भी पाया जाता है, पद्य भी पाया जाता है। मतलब इस वेद में गद्यांश और पद्यांश दोनों पाए जाते हैं आपके किसमें? यजुर्वेद में, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं यजुर्वेद के बाद, तो अब हम चलते हैं अथर्ववेद में। किस में चलते हैं? अथर्ववेद में चलते हैं।
अगर मैं बात करूं अथर्ववेद की, है ना, तो अथर्ववेद देखो सबसे आखिर में वेद आया, सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद आया, ऋग्वेद के साथ सामवेद आया, सामवेद के बाद यजुर्वेद और यजुर्वेद के बाद आया अथर्ववेद। और अथर्ववेद किसने लिखा है? अथर्व ऋषि ने लिखा है। इस वेद में क्या था? इस वेद में जादू टोना, है ना, सब कुछ क्या था, अंधविश्वास वगैरह जो था वो आपका इसी वेद में आपका था, है ना। कन्याओं के जन्म की निंदा होती थी, तो ये सब क्या होता था? ऋग्वेद में, सॉरी अथर्ववेद में होता था। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण है, सामवेद में संगीत का उच्चारण है, यजुर्वेद में आपका कर्मकांड की चर्चा है, और अथर्ववेद में क्या है आपका? जादू टोना, वशीकरण वगैरह आपका है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद के बाद, तो अब हम पहुंचेंगे वेदांग। अब देखो वेदांग से आपको क्या रखना है याद? देखो आपको बस इतना याद रखना है कि वेदांग जो है, अगर कि आपको वेद समझने हैं तो वेद समझने हैं तो आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे? वेदांग पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन बस सिर्फ आपको याद रखना है कि वेदांग की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ इस वेदांग। तो वेदांग की संख्या है 6। कितने वेदांग हैं आपके? 6 वेदांग हैं। जैसे शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। तो वेदांकों की संख्या कितनी है? 6 वेदांकों की संख्या है। उसके बाद जब मैं आगे पहुंचा तो वेदांग के बाद अब हम पहुंचे पुराण। देखो पुराण सबसे पहले बताता किसके बारे में? तो प्राचीन राजाओं महाराजाओं के बारे में आपका पता चलता है पुराणों से। किससे पता चलता है? पुराणों से। और पुराणों की अगर मैं बात करूं, पुराणों का रचयिता कौन है? तो भैया पुराण लिखे हैं लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसभा ने। कितने पुराण हैं? तो भैया 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। और पुराण पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? पुजारी कहा जाता था। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराण जो हैं किसके बारे में बताते हैं? प्राचीन राजवंशों के बारे में बताते हैं। जैसे ये रहे आपके पुराण, ठीक है। तो भैया ये है पुराण कितने हैं? 18। मत्स्य पुराण जो है ये बताता है सातवाहन वंश के बारे में। अगर सातवाहन वंश के बारे में किस पुराण से जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण से। मौर्य वंश के बारे में किस पुराण से जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से। अगर कोई आपसे पूछे कि जो गुप्त वंश था उसके बारे में किस जानकारी मिलती है, किस पुराण से, तो झट आंसर दोगे वायु पुराण से, है ना। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे पुरु वंश के बारे में जानकारी किसके मिलती है? तो ब्राह्मण पुराण से मिलती है ना। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण से, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी, और ब्राह्मण पुराण से पुरु वंश की आपकी जानकारी मिलती है। ठीक, चलो अब वीडियो में अगर मज़ा आ रहा हो ना बिल्कुल, तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। देखो लाइक करना आपको बनता है, बस इतना समय बेनिफिट चाहिए। और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। अब देखो बात करेंगे जी भैया आपकी क्या, हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। अब देखो बौद्ध साहित्य से भी पता चलता है। तो बौद्ध साहित्य क्या है? तो बौद्ध साहित्य में क्या है? बुद्ध के पूर्व जीवन की कहानी है। बौद्ध साहित्य में क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन की कहानी है, ठीक है। और बौद्ध साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक है, और ये किस भाषा में लिखी हुई है? पाली भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है ना। और गौतम बुद्ध का आपका जीवन चरित्र जो है, ठीक है, लाइफ कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्धा, ये किस से पता चलता है? एक पुस्तक है कथा वस्तु से, और इस पुस्तक का नाम है हीनयान से, है ना। चलो बस बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे हुए हैं? पाली भाषा में। और त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है ना। इतनी बातें आपको बौद्ध साहित्य से याद रखनी है। अब देखो जैन साहित्य से आपको क्या याद रखना है? तो देखो जैन साहित्य से आपको याद रखना है कि जो जैन साहित्य थे, है ना, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जो जैन साहित्य में जैनों के बारे में या बौद्धों के बारे में सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बस मैं बता रहा हूँ कि प्राचीन चीज़ों के बारे में हमें कैसे कैसे जानकारी मिली। अब तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य की अगर बात करें तो जैन साहित्यों में जो प्रमुख उनके साहित्य हैं वो है भगवती सूत्र। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और उनका साहित्य सबसे पहला है भगवती सूत्र।
जिसमें महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया गया है। तो महावीर स्वामी के जीवन के बारे में किसमें बताया गया है? तो भगवती सूत्र में बताया गया है। उसके बाद आता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र क्या है? इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी और जैन धर्म के आपके 24 अनुयायी महावीर स्वामी थे। तो उन सब के बारे में कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है, किससे? जैन साहित्य में। तो भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पता चलता है और कल्प सूत्र से भैया महावीर स्वामी से पहले के बारे में आपका पता चलता है। अब देखो, मैंने तुमसे बताया कि कुछ हिस्टोरिकल बुक्स भी हैं जिनसे हमें पता चलता है प्राचीन चीज़ों के बारे में। जैसे चाणक्य जो है, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। चाणक्य जो था इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। और चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। तो भूल मत जाना कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है और इस चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। अब ये पुस्तक किस लिए लिखी गई? तो इसमें मौर्य काल की राजनीति के बारे में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसा राजा था, ठीक है। उनके सामाजिक बारे में बात करी गई, समाज के बारे में, ठीक। उसके बाद ये किस भाषा में लिखी गई है? तो भैया ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। जो अर्थशास्त्र है ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें 22 तो पार्ट हैं, 22 तो लेसन हैं और 180 क्या है इसमें? चैप्टर हैं। किसमें? अर्थशास्त्र में। इतनी बातें आपको याद रखनी है किसमें? अर्थशास्त्र के बारे में। उसके बाद दूसरी पुस्तक आती है रजत रंगनी। और अभी मैंने बताया कि रजत रंगनी किसने लिखी थी? कल्हड़ ने। और किस भाषा में रजत रंगनी लिखी गई है? तो याद रखना है दोस्तों कि संस्कृत भाषा में रजत रंगनी लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। और रजत रंगनी भाषा में किस बारे में पता चलता है? तो भैया कश्मीर का जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, कश्मीर के इतिहास के बारे में रजत रंगनी पुस्तक से पता चलता है। मतलब रजत रंगनी किसने लिखी? कल्हड़ ने। किस भाषा में लिखी हुई? संस्कृत में। और रजत रंगनी से किसके बारे में पता चलता है? कल्हड़ की पुस्तक से पता चलता है ना, ठीक। कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। उसके बाद आपको याद रखनी है चचनामा। कौन सी याद रखनी है? चचनामा। अब देखो चचनामा में आपको क्या याद रखना है कि जो चचनामा पुस्तक है ये लिखी थी, अभी मैंने बताया कि भैया लिखी है अली अहमद ने। चचनामा किसने लिखी है? अली अहमद ने लिखी है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में आपके लिखी गई है, ठीक है। और किस विषय में लिखी गई थी? अरबों की सिंध विजय पर आपकी लिखी गई थी आपकी चचनामा। चचनामा जो है अली अहमद ने लिखी, अरबों की सिंध विजय पर लिखी है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो भैया फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक। उसके बाद आती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है पाणिनि ने। अष्टाध्यायी पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? पाणिनि ने। और भैया अष्टाध्यायी पुस्तक जो है पाणिनि लिखी और फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी ही है। फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर कौन सी है? भैया अष्टाध्यायी है जो पाणिनि ने आपकी लिखी है। और इसमें किसके बारे में पता चलता है? तो नॉलेज ऑफ द प्री मौर्य एंड मौर्यन एरा पॉलिटिकल सिस्टम, कि भैया इसमें मौर्यों की जानकारी, राजनीति जानकारी के बारे में पता चलता है। किसमें? अष्टाध्यायी की पुस्तक जो लिखी है, अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि ने, ठीक। उसके बाद गार्गी संहिता इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे हम याद नहीं रखेंगे। उसके बाद देखो, अब जो भारत में विदेशी व्यक्ति आए है ना, उनसे हमें पता चलता है भारत की प्राचीन चीज़ों के बारे में। जैसे यूनानी लेखक आए हैं, रोमन्स वाले, फिर चीनी लेखक आए, फिर अरबी आए, फिर अन्य लेखक आए। तो भैया इन सब के बारे में हमें पता चला, है ना। तो इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रोमन्स के बारे में जानेंगे, फिर चीनी के बारे में जानेंगे, फिर आपका अरबियों के बारे में, फिर अदर जो लेखक हैं जिन्होंने क्या क्या बताया भारत के बारे में, उनके बारे में जानेंगे। अब देखो सबसे पहले रोमन्स के बारे में जानेंगे, यूनानियों के बारे में जानेंगे, ठीक। अब देखो यूनानियों के बारे में जानेंगे तो यूनानियों में आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है टेरियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज। ये तीन रखने, डायमेकस याद कुछ नहीं रखना। देखो टेरियस क्या याद रखना है? ये ईरान का एक राजवैद्य था। ही वाज द रॉयल फिजिशियन ऑफ ईरान, मतलब ये ईरान का क्या था? राजवैद्य था।
अब इसने क्या बताया, इसने भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक है, कहानियों से परिपूर्ण है के कारण अविश्वसनीय है। इसने जो बताया है आपका, इसने विश्वास करने वाली बात नहीं बताई है टेरियस से, तो ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है टेरियस भी। हेरोडोटस क्या है भैया, हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। और इसकी पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है इसकी, हिस्टोरिका है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका है। अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़े, मेगास्थनीज, इट इज़ द इम्पोर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेगास्थनीज। देखो मेगास्थनीज की बात करूँ तो मेगास्थनीज जो था सिकंदर के साथ आया था, और सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का स्थल सेनापति था, उसका राजदूत था मेगास्थनीज, है ना। और सेल्यूकस निकेटर क्या है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ गया, ठीक है, मतलब कम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इसने एक पुस्तक लिखी, वो कौन सी थी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक किसकी थी, इंडिका है। और इंडिका में इसने क्या था, जो मौर्य वंश था उसे 7 भागों में बांटा था। मौर्य वंश को कितने भागों में बांटा, इसने 7 भागों में बांटा था मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इसने किसके बारे में जानकारी दी है, तो इन्हें मौर्य सिस्टम इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी कि मौर्य वाले ऐसे थे, ठीक है, उनका सिस्टम ऐसा था, तो उन सब के बारे में इसने जानकारी दी है, किसने, मेगास्थनीज। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ओनली टू ओनली मेगास्थनीज से। चलो भैया आगे चलते हैं। उसके बाद देखो डियामेकस भी आपको खास याद नहीं रखना, ठीक है। डियामेकस से इतना याद रखना है कि डियामेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया। किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के डियामेकस, ठीक है। इसके बाद भी नहीं याद रखना, ठीक है। उसके बाद टोलमी याद रखना है। टोलमी जो है इसे भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी है, ज्योग्राफी इन इंडिया, ठीक। उसके बाद प्लिनी भी कोई याद खास नहीं रखना, बस डियामेकस और टोलमी याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। चलो भैया आगे बढ़े। अब देखो कुछ सिक्कों के बारे में जान लेते हैं जो यूनानी सिक्कों ने चलाए, है ना। देखो सिक्कों की बात करें तो प्राचीन सिक्के जो सबसे पहले, मैं इसके बारे में जानता हूँ कि देखो यूनानियों ने क्या था, बस इतना, इसको भी इतना भी याद मत रखो, चाहे यूनानियों से इतना याद रखो कि देखो यूनानियों ने जो कौन से सिक्के चलाए हैं, तो सोने के सिक्के जो हैं, सोने के जो सिक्के चलाए गए हैं वो किसकी देन है भारत में, वो यूनानियों की देन है। भारत में जो सोने के सिक्के चलाए गए हैं वो किसकी देन है, वो यूनानियों की देन है, ठीक है। भारत में जो सोने के सिक्के चलाए वो किसने चलाए थे, तो वो यूनानियों ने चलाए थे। बाकी कॉइन्स के बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद चलो अब देखो सिक्कों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सिक्कों के बारे में थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, अब देखो सिक्कों के बारे में जानेंगे तो सिक्कों के बारे में क्या जानना है। देखो सबसे पहली चीज़, सिक्के, कॉइन्स। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहला जो सिक्का था वो चला था मिट्टी का सिक्का। भारत में कौन सा सिक्का चला सबसे पहले, मिट्टी का सिक्का, जिसे बोलते थे टेराकोटा का सिक्का। क्या बोलते थे, टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा का सिक्का। और जो ये टेराकोटा का सिक्का था ये चला था आपका सिंधु सभ्यता में, इंडस वैली में सिंधु सभ्यता में चला। भारत में सबसे पहले कौन सा सिक्का चला, तो भैया सबसे पहले मिट्टी का सिक्का चला, और ये चलाया था आपका टेराकोटा का सिक्का बोलते थे, और ये चला था सिंधु सभ्यता में। उसके बाद दूसरा सिक्का कौन सा चला, तो भारत में सबसे पहले उसके बाद पंचमार्क का सिक्का चला, है ना। पंचमार्क का सिक्का क्या था, इस पर क्या था, चित्र बना हुआ होता था, इस पर क्या होता था, चित्र बना हुआ था पंचमार्क के सिक्के पर।
क्या होता था, 5 मार्क के सिक्के पर चित्र बना हुआ होता था। इस सिक्के पर क्या था, चित्र बना हुआ होता था 5 मार्क के सिक्के पर। और ये कब चला था, ये चला था मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया था, मौर्य वंश ने। और भारत का सबसे पहला मेटल्स का जो सिक्का चलाया गया वो आपका 5 मार्क का सिक्का ही था। भारत में सबसे पहले 5 मार्क का सिक्का, धातु का सिक्का किसने चलाया, मौर्य वंश में चलाया। उसके बाद देखो भारत में चला आपका चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का किसने चलाया, तो चांदी का जो सिक्का था वो चलाया था आपका गुप्त वंश ने। तो गुप्त वंश ने कौन सा सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का। उसके बाद भारत में जो आपको याद रखना है नंबर 4, चांदी के सिक्के के बाद भारत में जो है अब आपका चला, चांदी के बाद कौन सा चला, तो चांदी के बाद याद रखना है शीशे का सिक्का। कौन सा सिक्का, शीशे का सिक्का। और शीशे का सिक्का चलाया सातवाहन वंश ने। शीशे का सिक्का किसने चलाया, सातवाहन वंश में चलाया आपका शीशे का सिक्का। ठीक, उसके बाद शीशे का सिक्का किसने चला दिया, सातवाहन वंश वालों ने। उसके बाद अगर आपको ध्यान रखना है कि सोने का सिक्का किसने चलाया, तो देखो सोने का सिक्का है यूनानियों ने चलाया था। सोने का सिक्का किसने चलाया था, यूनानियों ने। ठीक, सोने का सिक्का किसने चलाया, यूनानियों ने चलाया सोने का सिक्का। उसके बाद अगर देखो, उसके बाद सोने का सिक्का किसने चला दिया, यूनानियों ने। उसके बाद आपको याद रखना है कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, तो शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था कुषाण वंश ने। किसने चलाया था, कुषाण वंश ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, कुषाण वंश ने। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि चमड़े का सिक्का किसने चलाया, चमड़े का सिक्का किसके समय चला, तो देखो चमड़े का सिक्का चला था हुमायूं के समय में। किसके समय चला, हुमायूं के समय चमड़े का सिक्का चला था। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सोने की असरफी, सोने की असरफी, असरफी, उसके बाद सोने की असरफी प्लस दाम, है ना, ये किसने चलाया, तो ये चलाया था शेर शाह सूरी ने। किसने चलाया था, शेर शाह सूरी ने चलाया था आपका ये। ठीक, देखो मिट्टी का सिक्का सबसे पहले चला है भारत में। और मिट्टी के सिक्के को क्या बोलते थे, तो मिट्टी के सिक्के को बोलते थे टेराकोटा का सिक्का। और ये चला था कब, सिंधु सभ्यता में आपका चला था। उसके बाद था 5 मार्क का सिक्का चला। 5 मार्क का सिक्का भारत में पहला धातु का सिक्का था। और इस सिक्के पर क्या बने होते थे, चित्र। और ये किस वंश में चला था, मौर्य वंश में आपका चला था। उसके बाद चला भारत में चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का किसने चलाया, गुप्त वंश ने। उसके बाद चला भारत में शीशे का सिक्का। और शीशे का सिक्का किसने चलाया, सातवाहन वंश वालों ने। उसके बाद चला सोने का सिक्का। और सोने का सिक्का किसने चलाया, यूनानी शासकों ने। उसके बाद चला शुद्ध सोने का सिक्का। और ये शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था कुषाण वंश में, कनिष्क राजा था उसने चलाया था। उसके बाद चमड़े का सिक्का किसने चलाया, हुमायूं ने चलाया। सोने की असरफी और दाम ये किसने चलाया था, शेर शाह सूरी ने आपका चलाया था। बस इतनी चीज़ें आपको सिक्कों से याद रखनी है, एक भी क्वेश्चन सिक्कों से नहीं बचेगा, है ना। तो वीडियो कैसी लगी सबसे पहले तो हमें आज कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। कुछ भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को इतना शेयर कर दो कि वीडियो आज 1000 व्यूज़ से ऊपर पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।